धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले आज पहली बार हम लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, बट आज किसी की स्पीच से हम लोग प्रभावित हुए हैं, तो मेघवाल जी की स्पीच से प्रभावित हुए हैं। तो दिल से और दिमाग से ऐसे मार्गदर्शन में यदि हम लोगों को हमारे सीनियर्स ऐसी स्पीच बोलेंगे, आज तक की स्पीचों में सिर्फ एक दूसरे पे कटाक्ष होता आया है, वो कटाक्ष नहीं करके वो एक जो स्वच्छ परंपरा मेघवाल साहब ने शुरू करी है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साहब, ये जो फाइनेंस बिल पे आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसमें मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज जब तक सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप जब तक एक नहीं चलेगी और जब तक हम सेंटर और स्टेट की बात नहीं करेंगे इसके अंदर, तब तक ये हमारा फाइनेंस बिल पर पूरा माहौल नहीं बनेगा कि किस तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सेंटर से, और हो सकता है कि सेंटर को भी हम लोगों से प्रॉब्लम आ रही है। बट 70 साल में पहली बार हुआ है कि 7 क्वार्टरों में हमारी देश की जीडीपी पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव में आ गई। पहली बार 70 साल में हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। और ना ही किसी फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम में ऐसा हुआ कि 7 क्वार्टरों में जीडीपी घटती रही और फाइनेंस मिनिस्टर उसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाई कि किस तरह से जीडीपी को वो पॉजिटिव में लेके आए। जीडीपी पॉजिटिव आती तो एम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता। पहली बार बजट में हुआ साहब कि आपने बजट पेश करा, मैडम ने सेंटर का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, चाहे वो यूएस को ले लें, चाहे वो जर्मनी को ले लें, चाहे वो इटली को ले लें, जितनी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, किसी को भी ले लें, उन सब सरकारों ने एक नॉर्मल आदमी के हाथ में पैसा दिया। नॉर्मल आदमी के हाथ में पैसे देने का मतलब होता है कि डिमांड जनरेट हो। डिमांड जनरेट होगी तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सब जगह खुशहाली आएगी और उससे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो बैंक लोन बढ़ेगा। सब चीजें एक से एक इंटरकनेक्टेड हैं साहब। मिसेस सीतारमन ने कोई भी ऐसा काम पूरे बजट में नहीं करा कि एक कॉमन आदमी के हाथ में पैसा दिया हो। जो प्रधानमंत्री की पेट योजना थी किसानों के हाथ में पैसा देने वाली, उसमें भी 12,000 करोड़ का आपने बजट को कम कर दिया। आपकी उम्मीद थी कि हम 14.5 करोड़ किसानों को पैसा देंगे, आपने जनवरी 20 तक सिर्फ 10.5 करोड़ किसानों को ही पैसा दिया है। तो ये एक सोचने का विषय है जो सोचना चाहिए। हमारी मैडम ने कहा कि भाई हम 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे इस साल। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी में कुछ बूम आएगा। उस 4 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ आप सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हो और 1 लाख करोड़ आप सिर्फ कैपिटल आउटले पे कर रहे हो। जब राजस्थान जैसा प्रदेश 28,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, तो क्या सेंटर सिर्फ 1 लाख करोड़ ही कैपिटल आउटले पे बढ़ाएगा अपना बजट? ये एक अनदर सोचने का विचार है। आप ये देखिए, धीरे धीरे सरकार, सेंट्रल की सरकार की जो मेंटालिटी हो रही है वो बड़ी एंटी फेडरलिस्ट मेंटालिटी हो रही है सर। आपने कहा कि भाई सेस और सरचार्ज लगा दिया। सेस और सरचार्ज से सेंटर से स्टेट को डेवल्यूशन नहीं होगा। जो बड़े बड़े आपके रेवेन्यू सोर्स के जनरेशन थे उस पर आपको पैसा नहीं मिलना बंद हो गया। तो आप ये देखिए, इसी तरह से कोविड में जहां राजस्थान सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया खर्च करा कोविड पर, करीब करीब सेंटर से हमें मिला कोविड के लिए सिर्फ 650 करोड़ रुपया, और वो एसडीआरएफ को जोड़ते हैं उस अकाउंट के अंदर तो टोटल 1350 करोड़ रुपया हमारे को सेंटर ने करा। जबकि ऐसी पेंडेमिक थी कि आज हमारे को पैसे की जरूरत थी लास्ट ईयर, तो कोई हमारे को उम्मीद नहीं मिली वहां से मिलने के लिए। सभापति महोदय, आपको यह भी पता है आज
जो भी हम पैसा कलेक्ट करते हैं, स्टेट्स पैसा कलेक्ट करके सेंटर को देती हैं, और डेवल्यूशन होता है टोटल उसमें 41% एज पर दी 15th फाइनेंस कमीशन। तो सेंटर से जो हमें डेवल्यूशन का पैसा आना था वो 46,000 करोड़ रुपया आना था, उसमें से टोटल 32,000 करोड़ रुपया आया, तो करीब 14,000 करोड़ रुपया हमारे को शॉर्ट आया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70%, यानी सिर्फ 70% पैसा आया, 30% पैसा गायब कर दिया गया। इसी तरह से सेंट्रल असिस्टेंस में जो स्कीम्स में हमारे को पैसा आना था 29,893 करोड़ आना था, हमारे को मिला 19,148 करोड़, मतलब 64% हमारे पास पैसा आया। अब कल अखबारों में एक न्यूज आई कि 6,000 करोड़ रुपया रिलीज करा है सरकार ने, सेंटर की सरकार ने, तो उसमें हमारे को करीब 4,000 करोड़ रुपया उनने एक्स्ट्रा दिया है। इसी तरह जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हमारे को सिर्फ 93% पैसा सरकार ने वापस दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि अपने दायित्व को पूरा कर दे तो ये स्टेट्स की जो हालत है वो स्टेट्स की हालत ही ठीक हो जाए साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रही है, वो ये नहीं समझ रही यदि स्टेट्स को वीकन करेंगे, यदि स्टेट्स को आपने इकोनॉमिकली वीकन कर दिया तो किस तरह से सेंटर स्ट्रांग होगा, किस तरह से इस कंट्री स्ट्रांग होगी। ये अभी तक मेरे ख्याल से ये सोच में जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक ये सरकार कैसे चलेगी ये भगवान मालिक है साहब। क्योंकि स्टेट्स को आप वीकन करते जा रहे हो, उनको फाइनेंशियली आप वीकन करते जा रहे हो, वो आपकी सोच ये बन गई है कि वो किसी तरह सिर्फ हमारे पे असरतु रहें तभी ये काम चलेगा। इस बार के बजट में उनने ये बोला है कि हम मैक्सिमम पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंट्री का होना चाहिए, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है साहब? उसमें प्रॉब्लम आ रही है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आप ये मान के चलिए कि उसमें कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। आज भी पेपर में सर्वे है, 64% यूथ ये इस कंट्री का कह रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। आज ये भास्कर की बहुत बड़ी न्यूज़ है साहब, ऑल ओवर इंडिया का सर्वे आया है कि 64% यूथ कह रहा है कि हमारे को नौकरियां नहीं मिल रही, हम नौकरी लेने के लिए कहां जाएं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेंगे तो नौकरियां आज तो हम दे नहीं पाएंगे, नौकरियां हमें मिलेंगी करीब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद। आपने नरेगा में पैसा कम कर दिया, आपने नरेगा जो हमारे गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाली स्कीम थी नरेगा, उसमें आपने पैसा कम कर दिया। पिछली बार 4.5 लाख करोड़ रुपया नरेगा में दिया था, इस बार उसका आधा कर दिया आपने नरेगा में। मैं मानता हूं ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, बट उसमें भी तो आप ये देखिए पक्के कामों पे नरेगा में जो कि 40% होता था, और ये मोदी जी की कही हुई बात है कि सिर्फ गड्ढे खुदवाने से इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो साहब गड्ढे खुदवाने से इकोनॉमी नहीं चलेगी तो कम से कम पक्के कामों का तो पैसा दें। आज हमारे सरपंचों को 6-6 महीने पैसा लगा के रखना पड़ता है पक्के कामों पर, 6-6 महीने बाद उनको पैसा आता है। तो ये हमारे 25 सांसद जो बैठे हैं कम से कम कहें तो सही कि नरेगा में जो पक्के कामों का पैसा है वो तुरंत दिया जाए, कम से कम 2 महीने में तो काम का पैसा दिया जाए, 6-6 महीने वो पैसा नहीं आ रहा है ऐसा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो एम्प्लॉयमेंट की 1 घंटा कम होना चाहिए जननी है, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल धरातल पे है साहब। हमने कोई ऐसा बजट में घोषणा नहीं करी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यदि कोई देती है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देती है, और वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी सब बेसिक इंडस्ट्रीज को चलाती है। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री वही चलाती है, आपकी लोहे की इंडस्ट्री वही चलाती है, आपके टाइल्स की इंडस्ट्री वही चलाती है, आपके ये नल बिजली वगैरह सब इंडस्ट्रियों में यदि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम होता है तो आप ये देखिए सब तरफ से एक डिमांड जनरेट होती है। बट उस पर हमने कुछ भी नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किस तरह से हम आगे ले जा सकें। और मैं राजस्थान गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहूंगा, जो आपने 10% डीएलसी कम करी है, उस 10% डीएलसी से कम से कुछ नहीं होगा।
आपको व्यवहारिक बनानी पड़ेगी डीएलसी। आप 30 लाख रुपए में हाउसिंग बोर्ड का मकान दे रहे हैं, उसकी डीएलसी है 60 लाख रुपए। किस तरह से आदमी बेचेगा? आपके कलेक्टर्स को सिर्फ ये लगता है कि डीएलसी बढ़ा के जयपुर भेज दें, उससे काम हो जाएगा। वो नहीं होगा। और स्पेशली दिल्ली के आसपास की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, यहां बेताजा डीएलसी रेट्स बढ़ी हुई हैं। आदमी अपने मकान नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि उनको इनकम टैक्स से नोटिसेस आ जाते हैं। 7-7, 8-8 साल बाद इनकम टैक्स के नोटिसेस आ रहे हैं, जो कि इस बजट में कहा था कि 5 साल से ऊपर के नोटिसेस नहीं आएंगे। इस साल 8 साल पुराने नोटिसेस दिए हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डीएलसी रेट और जिस प्राइस पे आपने रजिस्ट्री कराई। दूसरी चीज, एक अनीता बघेल जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कल रेज करा था कि हमें रजिस्ट्रेशन की प्राइस कम करनी चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना ह्यूज रेवेन्यू जनरेट करा है ड्यूरिंग पैंडेमिक, आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्राइस डील करके आपने उसको प्राइस को कम करा। लोगों ने रजिस्ट्रियां ज्यादा कराई, सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिली। उस पर हमें सोचना पड़ेगा। ये जो सरकार की सोच बनी हुई है कि जितना ज्यादा हम टैक्स बढ़ाएंगे उतना टैक्स आएगा, नहीं। जितना आप कम टैक्स रखोगे, जितना टैक्स को आप व्यवहारिक रखोगे, उतना ही आपको रेवेन्यू, उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। ये एक सोच जो है, जब तक हम सोच नहीं ये बदलेंगे, जब तक आपको पूरा जो आपने आंकड़े दिए रेवेन्यू के, उसमें भी आपको कमी आएगी। ये हमें करना पड़ेगा। जहां जहां ज्यादा है उस चीज को हमें व्यवहारिक बना के, अभी भी हमारे पास टाइम है, व्यवहारिक बना के करना पड़ेगा। और डीएलसी और रजिस्ट्रेशन की रेट्स आपको मेरे ख्याल से ज्यादा व्यवहारिक बनानी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपका टारगेट पूरा हो रेवेन्यू का, तो उसको आपको ज्यादा व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। डीएलसी रेट्स को तो आपको व्यवहारिक बनाना। लोग बाग अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं डीएलसी रेट्स की वजह से। ये सब जगह की प्रॉब्लम है, ये जयपुर की भी प्रॉब्लम है। ये डीएलसी रेट्स पे मंत्री महोदय नहीं है, बट इस पर इनको ध्यान रखना पड़ेगा। साहब, ये पहली बार हुआ इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ बिजनेस को एफआरबीएम लिमिट से जोड़ दिया कि ईज ऑफ बिजनेस पे काफी काम हो, जिससे कि देश तरक्की कर सके, नए नए उद्योग पैदा हो सकें। सोच बहुत अच्छी थी, बट ईज ऑफ बिजनेस पे जो यूपीए सरकार के टाइम हमारी पोजीशन थी इन द वर्ल्ड, इट हैज डिक्रीज टू 138। हम 130वें पायदान पे आ गए हैं पूरे वर्ल्ड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करी, उनसे कुछ नहीं हुआ, हम 130वें स्थान पे आ गए। हम यदि कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जब वर्ल्ड में पायदान पे देखा जाता है कि इंडिया कहाँ है, भारत कहाँ है, तो हम उस पे 154th पर हैं। आप देखिए किस तरीके से एक आदमी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कितना इस कंट्री में तंग होना पड़ रहा है। हम 154वें पायदान पर हैं। आपकी जो ओवरऑल रैंक थी एज कंपेयर टू द यूपीए, और जब आपकी एनडीए की सरकार आई, हमारी 69वीं पोजीशन थी, आज हम 74वीं पोजीशन पे हैं। इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, जो कि एक पैमाना माना जाता है पूरे संसार के अंदर कि किस तरह से इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस होके काम नहीं होना चाहिए। आपकी लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स इस कंट्री में नहीं आती हैं इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस की वजह से। उसमें भी हमारी जो रेटिंग थी वो 74 से 107 हो गई। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ 3 या 4 पैमाने दिए हैं जिस पे इकोनॉमिक सर्वे में यदि आप पढ़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसी में से ये सब चीजें निकली। आप ही की सरकार कह रही है ईज ऑफ डूइंग में, आप ही की सरकार कह रही है, और आप ईज ऑफ डूइंग में 130वें स्थान पर है। तो हम कहां जाएंगे? हम बातें कर रहे हैं, बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, चीजों का नहीं, कुछ भी काम नहीं होगा। अब आपने पिछली बार का आप बजट लीजिए, जितना हमने लोन नहीं लिया है परसेंटेज में राजस्थान में, उससे ज्यादा लोन सेंटर की सरकार ने ले लिया। इसीलिए आपका जो जीडीपी है वो डेफिसिट में 9.5% आ गया। इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो अब ये नया शब्द इनने इस बार बजट में यूज करा है, नहीं तो डिसइन्वेस्टमेंट यूज करते आए थे,
इनकी जो लास्ट ईयर का डिसइन्वेस्टमेंट था वो 2 लाख करोड़ का होना चाहिए था। इनने कितना डिसइन्वेस्टमेंट करा? 32,000 करोड़ का इनको टोटल पैसा मिला। 1,68,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल था, जबकि स्टॉक एक्सचेंज 9,000 से बढ़कर 51,000 हो गया। बेस्ट टाइम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जबकि हम ये डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते थे अपनी कंपनीज का, और हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की भी वैल्यूएशन अच्छी थी, वो हमने नहीं करा। हमने ऐसा मौका छोड़ दिया, जो कि आप यदि वो करते तो आज आपकी जो सोवरेन रेटिंग जो बाहर की कंट्रीज में कम हो रही है, बिकॉज आपने 9.5% जो जीडीपी में अपना दिखाया, लॉस दिखाया है, तो उसी से हो रही है। आपको ये सब करना चाहिए था, वो आपने करा ही नहीं। इसी तरह से दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा साहब, कोविड के साल में जब ये बात आई कि कोविड में खर्चा बहुत होगा, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रही है, तो ये कहा गया कि भाई 4.5 लाख करोड़ रुपए हम एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे कोविड में। बहुत अच्छी बात है, 4.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड होगा, बट जब आप आंकड़ों में जाओ तो शर्म सी आती है साहब। 80% पैसा या तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में खर्च करा गया, या एफसीआई का जो एनएसएस से लोन आया था, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से जो लोन आया था, उस पे खर्च करा गया। जो टोटल पैसा खर्च करा सरकार ने, दैट इज 2.2% ऑफ द जीडीपी। सिर्फ इतना एक्स्ट्रा पैसा उनने सरकार ने खर्च करा, जबकि आप किसी भी देश को देख लो, आप कोई भी विकसित देश को देख लो या डेवलप्ड, सब ने करीब करीब 8 से 10% पैसा जीडीपी पर खर्च करा। ये करने को तैयार नहीं है, सोच ही नहीं रहे। इसी तरह से आप देखो, जो हेल्थ बजट की इनने बात करी थी, हमारा हेल्थ बजट बना राजस्थान का, हमारा हेल्थ बजट इंक्रीज हुआ 21.62% से, जिसमें हमने कैपिटल आउटले भी इस बार डाला है। एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 9.5। यदि आप वैसे कंपेयर करो, 1 to 1 कंपेयर करो, नहीं तो उनने स्वच्छता भी उसमें डाल दी थी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी डाल दिया था, वो आप कंपेयर करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 9.5%। इसी तरह से एग्रीकल्चर में आप देख लें, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 6.09%, और हमारा बजट हैज बीन एज पर आरई इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 26.83%। ग्रामीण विकास में भी यही हुआ है। ये आरएलपी वाले आगे वो बढ़ जाएंगे। एक चीज और है साहब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी प्रोविजन है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने बोला था कि बजटरी प्रोविजन तुमने कोई फाइनेंस का ध्यान नहीं रखते। आज जो बजटरी प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो 13.4% से इंक्रीज हुआ। राजस्थान का गवर्नमेंट का वही बजटरी प्रोविजन हैज जस्ट इंक्रीज्ड बाय 11%। सो वी आर मच बेटर ऑफ, जो हमने काम करा उससे हम मच बेटर ऑफ हैं। इसी तरह मैं एलओपी साहब का एक और जवाब देना चाहता हूं। उनने लास्ट टाइम ये बोला था, भाई 17-18 में तुमने टोटल खर्च करा, 18-19 में टोटल खर्च हुआ 60.14% का, 13-14 में आपने खर्च करा सिर्फ 64% रुपया, 14-15 में आपने खर्च करा 50% रुपया, 15-16 में आपने खर्च करा सिर्फ 53.57%, आपने 17-18 में खर्च करा सिर्फ 49.50%, और 18-19 में जब आपकी सरकार विदा होने वाली थी, जब आपने 6,000 करोड़ का प्रोविजन नहीं करके पीडब्ल्यूडी के अंदर आपने बजट, क्योंकि चुनाव जीतना था, एन कैन प्रकरण, जब आपके पास पैसा नहीं था, आपने पीडब्ल्यूडी में 6,000 करोड़ रुपया जब आपने ज्यादा खर्च करा, जिसका प्रोविजन नहीं था बजट में 18-19 में। माननीय सदस्य, आपको यदि बीच में बोलना है, सदस्य क्यों इनवाइट कर रहे हो आप उनको? 18-19 में साहब इनने जब 6,000 करोड़ का इनका बजटरी प्रोविजन नहीं था, इनने वो रुपया खर्च करा, इसलिए आज तक ठेकेदारों का पैसा हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। गलती किसकी है? एक चुनाव जीतने के लिए आपने पूरी इकोनॉमी की अस्तेसी कर दी। आपको यही समझ में नहीं आया कि आप विदाउट बजटरी प्रोविजन हाउ यू कैन स्पेंड दैट मनी, किस तरह से आपने
घर घर जा जाके, कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जा जाके अपने बोर्ड लगा दिए और अनाउंस कर दिया कि ये सड़क बनवा देंगे। क्यों? किसके लिए? सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए आपने पूरी चीजों को खत्म कर दिया। अब मेरे कुछ सजेशंस हैं साहब रीको के लिए। अब रीको क्या करती है कि लीज पर लैंड देती है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि रीको, क्योंकि एक ऑटोनोमस कॉरपोरेशन है, बट रीको में प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग लीज पर लैंड देते हैं, उसको फ्री होल्ड क्यों नहीं करना चाहते? आप पैसा लीजिए ना, रेवेन्यू जनरेट होगी, उसको फ्री होल्ड करिए। इसी तरह से रीको में क्या होता है, जो कंपनीज हैं, कंपनीज में तो लीज डीड चेंज होती नहीं। जो फर्म्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स लगी हुई हैं, विच आर दी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स वही हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स वही हैं, हमारी टाइनी इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमईज हैं। उनमें यदि कोई भी चेंज होता है फर्म्स के अंदर, तो एक तो रजिस्ट्री उसको वापस करानी पड़ती है, एक लीज डीड का पैसा फिर वापस सरकार ले लेती है। तो एक आदमी को, ये इतने सालों से चली आ रही है, ये कोई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये सालों से चली आ रही है। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। Why are we paying twice? वो छोटा इंडस्ट्री जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है, एक यंग एंटरप्रेन्योर है, फर्म बनाता है, कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकता, कंपनी सेक्रेटरी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको दो बार लीज का पैसा देना चाहता है। यदि उसके पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाती है तो, या घर में कोई मर जाए तो पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़े, उसको दो बार पैसा देना पड़ रहा है। तो इस पर विचार करना चाहिए साहब कि किस तरह से हम इस चीज को करें। इसी तरह से आपने 3W स्कीम रीको ने निकाल रखी। 3W स्कीम आपने निकाली रीको ने, आपने कहा कि भाई एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और उसमें कई जगह ऐसा हुआ है जो ऑनगोइंग मार्केट रेट है, ऑनगोइंग मार्केट रेट में ही आपने लैंड्स दी हैं। बट 3W स्कीम्स में आपको एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना था, इसलिए आपको लैंड बड़ी मिल गई। और ये किसी के हाथ में नहीं है कि कोविड आ जाए, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। आज मैंने आपको बताया 7 साल से हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, वी आर ऑलमोस्ट इन रिसेशन। ये कोई मानने को तैयार नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट इन रिसेशन। नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा। बैंकों के पास आप देखो, बैंकों में इतनी प्रतिस्पर्धा चल रही है। आज हाउसिंग लोन की रेट आज ही के पेपर में है 6.5% हो गई है, क्योंकि बैंक्स आर कैरिंग कैश, नोबडी इज विलिंग टू टेक दैट कैश। कैश लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, माल बिक ही नहीं रहा, तो लोग बाग लोन ले ही नहीं रहे। ना इंडस्ट्री लग रही है, ना कुछ हो रहा है। इंडस्ट्री की ग्रोथ, आईआईपी का जो परसों के पेपर में था, आईआईपी की ग्रोथ हैज गॉन डाउन बाय 1.75% इन जनवरी। हमारी वी शेप इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए, इस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए। और हमारी ग्रोथ किस तरह से हो रही है? हमारी डब्ल्यू की शेप में ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की। कोई इस पर ध्यान दे, कोई समझे। मैं सिर्फ आपकी बुराई करने के लिए बुराई नहीं कर रहा, बट ये फैक्ट है सर। इस पर रीको को ये हमें समझाना पड़ेगा कि ये केसेस सॉल्व करिए। कोई डिसीजन ही नहीं लेना चाहता। जो हमारे साहब ने कहा था, ब्यूरोक्रेट्स दे डोंट वांट टू टेक अ कॉल, वो कॉल ही नहीं लेना चाहते। दे डोंट वांट कि भाई किस तरह से इंडस्ट्री चले। आज वहां कम से कम 20 केस ऐसे पड़े हुए हैं, कोई कॉल ही नहीं लेता कि भाई इनका क्या करना है। कोई इन पर सुझाव करें, इनको किसी तरह से इनके जो दुख दर्द हैं वो तो निपटाएं। ले ही नहीं, उनको तो उनकी तनख्वाह मिल रही है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डिसीजन लेने की ताकत तो हो। आपका बोर्ड बैठा है, आप बोर्ड में डिसीजन लो ना। बोर्ड सर्वोपरि है, बोर्ड में नहीं होता, आप कैबिनेट में लेके डिसीजन लो। बट उन लोगों को राहत तो मिले जिनने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किसी ने कहा कि हम 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट करके वो बेचारा बैठा हुआ है, बट उसको राहत नहीं मिल रही थी डब्ल्यू के मामले में। कोई सुनने वाला नहीं। 4 साल से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई लिटिगेशन में गया हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट घूम रहा है। अब वो एंटरप्रेन्योर सुप्रीम कोर्ट घूमे या अपनी इंडस्ट्री चलाए, इस चीज पर हमें सोचना पड़ेगा। इसी तरह से आपने एक ऑटोनोमस लोन इंस्टीट्यूशन बना रखा है, आरएफसी। टोटल मेरे ख्याल से लोन मुश्किल से करते होंगे, और उसमें एम्प्लॉइज देखो, जितने एमडीज गए, किसी ने अपने घर में नौकर लगा लिए, किसी ने यहां भर्ती कर ली, किसी ने वहां भर्ती कर ली। क्या हुआ आरएफसी का? आरएफसी इज इनटू टैटर्स। इतनी हालत खराब है आरएफसी की, लोनिंग कुछ हो नहीं रही। और लोनिंग कैसे होगी साहब? एमएसएमई, जो कि 2 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा ईस्टर्न राजस्थान में चलती हैं,
तेल की इंडस्ट्री और दाल की इंडस्ट्री। लोग बाग नई इंडस्ट्री के लिए लोन लेने जाते हैं आरएफसी में, वो कहते हैं आरएफसी वाले कि भाई 100% कोलेटरल सिक्योरिटी दो तब तुम्हें लोन देंगे। वो कहता है साहब मैंने जो रीको की जमीन ले ली और रीको पे बिल्डिंग बना दी और वो सब कर दिया। मंत्री जी कहते हैं कि भाई हम एमएसएमई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ेगी कैसे? आप ही के इंस्टीट्यूशंस आर किलिंग, आप ही के इंस्टीट्यूशंस किल कर रहे हैं इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी? आप 100% कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहे हो, कैसे ग्रोथ होगी? वो यदि उसके पास 100% कोलेटरल सिक्योरिटी होती तो फिर आपके पास लोन काहे के लिए लेने आता? वो 100% कोलेटरल बेच के अपने आप इंडस्ट्री लगा लेता। तो ये समझना पड़ेगा, ये अक्रॉस दी पार्टी लाइन है, इसमें किसी का, ये एक जनरल पब्लिक का भला करने के लिए हमें ये सब चीजें अक्रॉस पार्टी लाइन हमें सोचनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हम अपने नॉर्मल आदमियों को किस तरह से हम ये करें। अब बड़ा मजाक सा बना रखा है सर। 2001 में मेरे पिताजी वित्त मंत्री थे। आप देखिए ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कई बार आपको लगता है कि क्या अपन कर रहे हैं। 136 नंबर पैरा था उनका बजट भाषण में, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए जाने वाले ऋणों से संबंधी दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी को 0.5% से घटाकर 1.01% किया जाना प्रस्तावित है। ऋण से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों में ड्यूटी देय होगी। इसमें 3 आर्टिकल आते हैं साहब, आर्टिकल 5, 6 एंड 37B। आर्टिकल 5 होता है एग्रीमेंट जो कि बैंक करता है जब आपको ऋण देता है। आर्टिकल 6 होता है लोन्स ऑफ बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए जो लोन्स देता है उसके लिए होता है। 37B होता है मॉर्टगेज डीड विदाउट द पोजेशन। अब इनने क्या करा साहब, 5 और 6 पे तो 0.1% कर दिया और 37B पर कुछ चेंज नहीं करा, विच इज ए पार्ट ऑफ द लोन डॉक्यूमेंट। और यही फिर बजट भाषण वसुंधरा जी का आता है 2015 के अंदर। वसुंधरा जी यहां पर क्लैरिफाई करती हैं, स्टाम्प अधिनियम शेड्यूल के आर्टिकल 5 के तहत लोन एग्रीमेंट तथा आर्टिकल 6 के तहत इक्विटेबल मॉर्टगेज डीड पर वर्तमान में 0.01% की दर से तथा बिना कब्जे वाले सामान्य मॉर्टगेज डीड पर आर्टिकल 37B के तहत 2% की दर से स्टैंप ड्यूटी देय। इन तीनों श्रेणी में दस्तावेजों की प्रकृति लगभग एक समान होती है तथा इस संपत्ति का कब्जा दिए जाने का प्रावधान नहीं होता। अंत इन तीनों श्रेणियों के दस्तावेज ड्यूटी 0.15% कर दी जाती। आपका स्टैम्प डिपार्टमेंट क्या करता है, उठा के 2001 से 2015 के बीच का जो पीरियड है उसमें उठा के इंडस्ट्रीज को उठा के नोटिसेस भेजना शुरू करता है कि साहब 37B का नोटिफिकेशन नहीं निकला, इसलिए अरे भाई नहीं निकला तो अब ठीक कर दो, हु स्टॉपिंग यू? आप उसको यहां विधानसभा में ले आओ, उसको तो करो। आप ये नहीं करेंगे तो अपन किस तरह से चलेंगे, किस तरह से आम आदमी को अपन राहत पहुंचाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को किस तरह से राहत मिले। हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि आम आदमी इंडस्ट्री को राहत दें, तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। यदि हम एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो इस सरकार कैसे चलेगी? ये मेरे हिसाब से ये 5-6 पॉइंट्स हैं साहब जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हमारे पास मेजर और माइनर मिनरल की पॉलिसी में हमें चेंज करना पड़ेगा। जब यूपीए की सरकार गई थी और एनडीए की सरकार आई थी तो एक बहुत बड़ा इस देश में फैलाया गया कि साहब कोल स्कैम हुआ और कोल स्कैम हुआ, और उसमें किसी का कुछ भी नहीं। इनने कोल की माइंस को ऑक्शन करा और बड़ा जोर शोर से मैं अभी तक देखता था कई बार 4 लाख करोड़ की रेवेन्यू आई कोल से, इसकी रेवेन्यू आई 5 करोड़ रुपए कोल की इस माइन से आई, इस माइन से आई, सब धरा का धरा रह गया। ऑक्शन से कुछ भी नहीं हुआ, आपको 1 पैसे की रेवेन्यू नहीं आई। जो बेचारी इंडस्ट्री चल रही थी उसको आपने बंद कराने का काम और कर दिया।
तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि जो माइनर मिनरल की पॉलिसी है, वी शुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ द मेजर मिनरल दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनर मिनरल में हमने अपने कमजोर तबके को भी, सोसाइटी के कमजोर तबके को भी हमने माइंस दे रखी हैं। आप यदि वो माइनर मिनरल में ऑक्शन की पॉलिसी लाओगे तो पता पड़ेगा कि आपके लोग आपके नेचुरल रिसोर्स को खराब कर जाएंगे। जिनने डेवलपमेंट करी है माइंस को, उस माइंस पर लोग बाग काम करने के लिए जाने से पहले उसको खराब कर जाएंगे। तो मेरी सरकार से विनती है कि जो ओल्ड माइंस हैं उनको बाकायदा इनको 20 साल और 20 साल, कम से कम 40 साल का इनको आगे एक्सटेंशन देना चाहिए, जिससे माइंस चल सकें, हमारा नेचुरल रिसोर्स हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि कम से कम एक राजस्थान के समग्र विकास में हमारी एक अच्छी सहभागिता हो। एक जयपुर में बैंकिंग फ्रॉड बहुत हो रहा है साहब, इतना जबरदस्त बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है कि लास्ट टाइम भी मैंने इस पर बोला था, बट किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। हमारे को बैंकिंग फ्रॉड रोकना पड़ेगा। कलर्ड फोटोकॉपी पे यदि आप नेकेड आई से देखते हो राठौर साहब, तो आपको यह नहीं पता पड़ता कि कौन सा असली डॉक्यूमेंट है, कौन सा नकली डॉक्यूमेंट है। और मैं सिर्फ जयपुर की आपसे बात करता हूं क्योंकि मैं बैंक से जुड़ा हुआ हूं। कम से कम 500 करोड़ रुपए के फ्रॉड हो चुके हैं। एक आदमी ने एक जमीन को कलर्ड फोटोकॉपी करके 4-4, 5-5 जगह रख दिया। ये पिछली बार भी मैंने बजट में बोला था, बट कोई ध्यान नहीं देता। जब तक आप इस बैंकिंग फ्रॉड को रोकोगे नहीं, जब तक आपके लियन डॉक्यूमेंट्स को आप रजिस्टर नहीं कराओगे, इट इज अनदर वे, जो साहब ने कहा ना कि अनदर वे ऑफ अर्निंग अ रेवेन्यू। आप कम से कम आदमी के, जो आदमी उस लियन वाले डॉक्यूमेंट को बैंक से ही खरीदता है, उस प्रॉपर्टी को जब यदि वो बैंकरप्ट होता था खरीदता है, तो कम से कम उसको ये तो पता रहे कि ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। कोई इस पे ध्यान तो दे। इससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। यू विल अर्न अ रेवेन्यू ऑफ एटलीस्ट 2000 करोड़ यदि आप इस लियन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना शुरू कर दोगे तो। आप इसको करो। और ये कोई अकेले मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, आगे सभी जगह हो रहा है। आज कम से कम हमारे को ये करना चाहिए। हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, हमारे पास, हम रेवेन्यू के लिए तंग हैं, तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करके हम कम से कम ये काम तो करें। एक सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट हो गई है सर। सरकार हैज बिकम द बिगेस्ट लिटिगेंट। आज एम्प्लॉइज, राजस्थान सरकार के, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं और सरकार के बीच में आप करीब करीब मानेंगे नहीं 4 लाख केसेस पेंडिंग। क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम लगाएं, धारीवाल साहब यहां बैठे हैं, क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होके जितने केसेस हैं, रेवेन्यू ड्रेन किसका हो रहा है, वकीलों को पैसा कौन दे रहा है, सरकार ही दे रही है ना। और हम अपने एम्प्लॉइज के साथ ही हमारा लिटिगेशन चल रहा है, क्यों नहीं हम इसको रोक सकते हैं। हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसको हमें रोकना चाहिए। आज सरकार के एम्प्लॉइज ही सरकार के खिलाफ जाते हैं, क्यों? जो भी छोटे मोटे मामले हैं उसको अक्रॉस द टेबल बैठ के हम उसको निपटाएं। कम से कम हम जबरदस्ती वकीलों पर अपना पैसा जाहिर नहीं करें। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज लॉ में इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो किस लिए इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं? वी हैव टू स्टॉप दिस। एक दूसरी चीज और थी साहब, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखी है, पिछली बीजेपी की सरकार में हुई, सही या गलत वो ये समझें। 750 करोड़ की आपने एक फाइबर लाइन बिछवाई फॉर ऑल दी सब स्टेशंस ऑफ राजस्थान विद्युत वितरण निगम। केंद्र सरकार खुद कर रही है मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स। रेलवे में उन्होंने अभी निकाला है कि 90,000 करोड़ रुपए वो कमाएंगे मोनेटाइज करके। तो मेरे तो यही कहना है कि ये 750 करोड़ रुपया जो राजस्थान सरकार के पास है, जिसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि 5G इस देश में आने वाला है। कोई भी कंपनी का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालें, कंपनियां आएँ, हमारे नगर पालिकाओं को पर जहाँ तक आया हुआ है उसको नगर पालिका तक ले जाएं। हम अपने बच्चों को फ्री इंटरनेट दे सकते हैं उनसे बात करके, हमारी सिक्योरिटी के लिए फ्री कैमराज आ सकते हैं, हमारे बिल बोर्ड्स बन सकते हैं नगर पालिकाओं के लिए, जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो क्यों नहीं हम ये सब बात कर रहे हैं? कई बार ऐसे लगता है, ये सजेशन मैंने पिछले बजट में भी दिया था, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं।
रामलाल जी बीच में मत बोलो, माननीय सदस्य, ये फिर अक्रॉस पार्टी लाइन वार्ता शुरू कर दी आपने, समाप्त करें। आपस में वार्ता नहीं, 5 मिनट और दें सर। आपस में वार्ता मत करिए, आप सीधी इधर से बात करिए। सीएचसी ऑपरेशंस में हमारे को पिछली बार बोला गया एमएलए में, हमारे को पिछली बार बोला गया, पहले वाली बात नहीं रही चोमू में, पहले वाली बात नहीं है। हम लोगों को पिछली बार बोला गया कि एमएलए फंड से, पहले वाली नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। चोमू तो है लेकिन पहले वाली नहीं है सर। हमारे को पिछली बार बोला गया कि एमएलए फंड से एमएलए फंड से हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया खर्च करा ऑन दी हेल्थ सिस्टम। मैं अपनी बात कर सकता हूं, हमने कई जगह आईसीयू बेड्स की व्यवस्था कर दी, कई सीएचसी पे, जैसे मेरी राजाखेड़ा सीएचसी है, रोज 5 या 6 ऑपरेशन होते हैं। तो मेरा हेल्थ मिनिस्टर साहब से इतना से गुजारिश रहेगी कि जहां सीएचसी पे ऑपरेशन हो रहे हैं वहां तमाम सुविधाएं, यदि सीएचसी ऑपरेशन कर रही है तो वहां तमाम सुविधाएं जो उप जिला या जिला केंद्र पे जो जिला अस्पताल होता है वहां पर वैसी सुविधाएं उनको ऑपरेशन की मिल जाएं, जिससे कि सीएचसी भी ऑपरेशन करना शुरू हो जाए। क्योंकि ये मुख्यमंत्री का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने, पार्ट ऑफ सजेशन है साहब, अप्रोप्रिएशन में सब चीजें हैं, हेल्थ का भी पार्ट है ये। मैं पूछ के आया हूं आज घर पे तो मेरा सजेशन ये है साहब कि सीएचसी पर भी हमें ये लागू कर दें तो अच्छा है। एक लास्ट बोल रहा हूं साहब, बैठ जा रहा हूं। एक लोकल फंड ऑडिट की कल मैंने किताब पढ़ी साहब रात को, 50,000 रुपए से ऊपर 7475 केसेस प्रकरण पेंडिंग हैं, जिसमें राजस्थान सरकार के करीब 32 करोड़ रुपया पेंडिंग है, जो डूबा हुआ है राजस्थान सरकार को, जो राजस्थान सरकार को लोकल फंड ऑडिट में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत समिति से डिफरेंट आदमियों से लेना है। 50,000 रुपए से ऊपर का गबन है। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये 32 करोड़ रुपया सरकार का ही है, जो गबन के रूप में कई एम्प्लॉयज़ ने ले रखा है। या तो उन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ हम कुछ ऐसा एक्शन लें कि ये पैसा वापस आ जाए सरकार के फंड के अंदर, जिससे कि कम से कम एक जो हम पारदर्शी सरकार की बात कर रहे हैं वो हमारा समाप्त करें, ठीक हो मामला। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, थैंक यू। राम राम साहब, जय हिंद। श्री सतीश पूनिया। धन्यवाद सभापति महोदय। बजट आर्थिक अनुशासन का किसी भी देश और प्रदेश का एक ज़रूरी हिस्सा होता है और उसके तीसरे चरण की आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती होती है बड़े प्रदेश में घोषणाओं के बीच में और सोर्सेज के बीच में।